नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश एजुकेशन हब पर आपका हार्दिक स्वागत। मेरे साथ में आज आप 2 फरवरी 2024 के करंट अफेयर्स के इस महत्वपूर्ण सेशन के अंदर जिसमें जानने वाले ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और करेंगे उनका डिटेल में डिस्कस। तो सेशन की शुरुआत करते हैं आज के दिन के साथ में। आज 2 फरवरी और 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि आज विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जा रहा है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाने की शुरुआत कब होती है उसके बारे में भी करेंगे चर्चा। तो चलिए देखते हैं। विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो 2 फरवरी को मनाया जा रहा है, इसकी शुरुआत होती है सबसे पहले, इसकी जो पृष्ठभूमि है वो शुरू होती है 1971 से। 1971 में विश्व में पहली बार आर्द्रभूमि को संरक्षित करने के लिए ईरानी शहर रामसर के अंदर एक कन्वेंशन होता है। कैस्पियन सागर के तट के नजदीक बसा ये शहर रामसर, जो ईरान का शहर, और वहां पे पहली बार विश्व के देशों ने एक बड़े सम्मेलन के अंदर भाग लिया और वहां पे इस प्रकार का निर्णय लिया गया कि विश्व के अंदर जहां पे भी वेटलैंड भूमि है, जो आर्द्र भूमि है, उसको संरक्षित करने के लिए और साथ में वन्य जीव या जितने भी जो जीव जंतु हैं जो जिनको सबसे ज्यादा संरक्षण वहीं पे प्रदान किया जाता है, उसको संरक्षित करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। चलिए इसके बाद में देखते हैं कि 1982 तक आते आते भारत ने भी इस पे क्या कर दिए, हस्ताक्षर कर दिए। भारत ने हस्ताक्षर कब करे? भारत ने हस्ताक्षर करे हैं 1982 में। अब जान लेते हैं कुछ अन्य चीजें कि विश्व आर्द्रभूमि क्या होती है और वर्तमान में रामसर साइट्स हैं वो विश्व के अंदर टोटल कितनी है, और भारत के संदर्भ में भी देखा जाए तो कितनी रामसर साइट वर्तमान में यहाँ पे भारत में भी चिन्हित करी गई है। तो बात करते हैं विश्व के अंदर अभी वर्तमान में 2500 रामसर साइट्स है। 2500 रामसर साइट्स है अभी तक। और भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो वर्तमान में भारत में 80 रामसर साइट्स है। सबसे ज्यादा किस राज्य के अंदर रामसर साइट्स है? आंसर होगा तमिलनाडु। भारत के अंदर रामसर साइट्स की अगर गिनती करी जाए, जो टोटल 80 है, उसके अंदर सबसे ज्यादा रामसर साइट्स है वो कहां पर है? तमिलनाडु के अंदर है। अब बात करते हैं भारत की सबसे पहली रामसर साइट्स कौन सी थी। उससे पहले एक और चीज मैं आपको बताऊं कि विश्व की सबसे पहले रामसर साइट कौन सी थी? कोबार्ड एक प्रायद्वीप जो ऑस्ट्रेलिया में है, और विश्व में सबसे पहले रामसर साइट उसी को चिन्हित किया गया था। कोबार्ड एक प्रायद्वीप जो ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत आता है। तो विश्व की पहली रामसर साइट्स है वो तो बनती है ये। अब बात करते हैं भारत के संदर्भ के अंदर कि भारत की पहली रामसर साइट कौन सी थी? चिल्का झील, और उसी के साथ में था एक घना पक्षी विहार भरतपुर राजस्थान के अंदर स्थित। और इन दोनों को पहली बार रामसर साइट के तौर पे चिन्हित किया गया था। वैसे देखा जाए कि भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट्स कौन सी है? सुंदरवन का डेल्टा भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट स्थल है, और जबकि सबसे छोटा है हिमाचल प्रदेश में है, जहां पे 0.2 किलोमीटर की दूरी पे ये स्थित है, और ये एक छोटी सी झील। तो आपने आज जाना कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस जिसकी शुरुआत मनाने की होती है 1997 से, पहला रामसर कन्वेंशन 1971 में होता है। 1982 तक आते आते भारत भी इसमें सदस्य शामिल हो जाता है। वर्तमान में विश्व के अंदर 2500 रामसर साइट्स अभी वर्तमान में अंकित करी जा चुकी हैं, और भारत के अंदर वर्तमान में अभी 80 रामसर साइट्स हैं। सबसे ज्यादा रामसर साइट्स वाला अगर कोई राज्य है, उस राज्य का नाम तमिलनाडु है। और भारत का सबसे बड़ा अगर रामसर साइट्स के अगर तौर पे देखा जाए कौन सा स्थल है, तो सुंदरवन का डेल्टा है। सबसे छोटा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और टोटल भारत की रामसर साइट्स है उनकी संख्या है 80। तो और अब बात करते हैं कि 2024 का जो रामसर साइट्स दिवस मनाया जा रहा है, विश्व आर्द्रभूमि जो दिवस मनाया जा रहा है, उसकी थीम क्या है? मानव कल्याण तथा आर्द्रभूमि, ये इसकी थीम है। और अब आर्द्रभूमि क्या होती है, वेटलैंड क्या होती है? तो ये पानी का एक दलदली एरिया होता है, और जहां पर
वन्य जीव या छोटे मोटे जीव जंतु वहां पे अपना भरण पोषण भी करते हैं और उनको वहां पे प्रसव भी प्रदान वहां पे किया जाता है। तो आज आपने देखा सेशन की शुरुआत करने से पहले कि आज विश्व आर्द्र दिवस, भूमि दिवस मनाया जा रहा है और इसकी थीम क्या है और विश्व में इसकी शुरुआत कब होती है और भारत के संदर्भ में भी देखा जाए इसके बारे में भी कुछ अन्य फैक्ट्सों के बारे में आपने जाना। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज के दिवस का पहला प्रश्न। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार के द्वारा वार्षिक जन औषधि प्रशासन अभियान की शुरुआत करी जा रही है? तो इस राज्य का नाम है कौन सा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वार्षिक जन औषधि प्रशासन अभियान इसकी शुरुआत करी जा रही है। इसके अलावा फाइलेरिया की शुरुआत भी की गई है जहां पे 17 जिलों को शामिल किया गया है। अब उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ अन्य फैक्ट्स जान लेते हैं कि राज्य सरकार वार्षिक जन औषधि प्रसाधन की शुरुआत जो है वो कहां पे करी जा रही है? ये पे करी जा रही है यूपी में। अब बात करते हैं यूपी से कुछ जुड़े हुए अन्य फैक्ट्स। आपदा प्रबंधन राहत वाणी प्रोग्राम की शुरुआत करने वाला राज्य कौन बना है? ये बना है यूपी। दूसरा, गाय अभयारण्य बनाने की शुरुआत करने वाला स्वयं वित्त पोषित है ये, और इसकी शुरुआत कहां करी जा रही है? इसकी करी जा रही है यूपी का एक जिला मुजफ्फरनगर, तो वहां पे इसकी शुरुआत करी जा रही है कौन सा? गाय अभयारण्य की। नंबर तीसरी बात, अयोध्या के बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है। नंबर 4, यूपी में 57 थाने जो क्या होंगे? साइबर सुरक्षा थाने वहां पर बना दिए गए। अब बात करते हैं इसके अलावा अयोध्या जो हवाई अड्डा महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दे दिया गया है। अब बात करते हैं प्रयागराज में यूपी का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट की शुरुआत भी कहां की गई है? ये भी यूपी में ही की गई है। इसके अलावा सोलर ऊर्जा से वाराणसी के अंदर 25,000 घरों को इसमें चिन्हित किया गया जो सोलर ऊर्जा से वो चलेंगे, सौर ऊर्जा से वहां से चलेंगे और अपनी बिजली का स्वयं ही क्या करेंगे? वो उत्पादन भी करेंगे। तो आपने इस प्रश्न के माध्यम से देखा कि राज्य सरकार वार्षिक जन औषधि प्रशासन की शुरुआत करने वाला राज्य कौन बना है? यूपी बना है, और आंसर हो जाएगा इसका कौन सा? यूपी। 80 जिलों वाला, 85 इसमें जिले हैं और 80 लोकसभा सीट। वर्तमान में मुख्यमंत्री जिनका नाम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल महोदया का नाम आनंदीबेन पटेल। और विश्व की तो नहीं कह सकते, लेकिन भारत का सबसे बड़ा आबादी वाला राज्य भी कौन सा है? यूपी ही है। तो चलिए जान लेते हैं इसके बारे में और अन्य चीजें। और अभी आप देख रहे हैं इसके अलावा यूपी को मत्स्य पालन अंतरराज्यीय के अंदर सबसे बड़ा जो पुरस्कार दिया गया है वो भी किस राज्य को दिया गया है? यूपी, और राजधानी इसकी लखनऊ। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। हाल ही में आईएमएफ ने चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है? आईएमएफ क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो लगातार कह सकते हैं साल के अंदर 4 प्रकार की इस प्रकार के आंकड़े देता है और वर्ष भर के भी आंकड़े जारी करता है। किसके लिए? विश्व की सभी जितनी बड़ी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं या देश है उनके आंकड़े वो जारी करता है। और इस बार का जो चालू वित्त वर्ष का जो अनुमान लगाया है वो लगाया कि 6.7%। वैसे देखा जाए तो आरबीआई, वर्ल्ड बैंक, फिंच, मूडीज, ये जितने भी
अंतरराष्ट्रीय जो भारतीय एजेंसियां हैं वो भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में लगातार अनुमान लगाती रहती हैं 6.1 से लेकर के 6.1 से लेकर के और 7% तक की भारत की आर्थिक विकास दर को मापने के इस प्रकार के आंकड़े वो जुटाती रहती है। वैसे देखा जाए तो हाल ही के अंदर आरबीआई ने 6.5 से लेकर के अब इसकी अर्थव्यवस्था की जो जीडीपी की वृद्धि दर है उसको कितना प्रतिशत करने का अनुमान जताया था, 7% का। हमारी वित्त मंत्री महोदया के द्वारा 2027 तक हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन जाएंगे। और कल जिस प्रकार का उन्होंने अंतरिम बजट पेश किया उसके अंदर सबसे ज्यादा उन्होंने जो ध्यान दिया वो भारत की जीडीपी को ही आगे ले जाने के लिए दिया। तो आप इस प्रश्न के माध्यम से देख रहे हैं हाल ही में आईएमएफ ने चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि दर का कितने प्रतिशत अनुमान लगाया, आंसर इसका हो जाएगा कौन सा, 6.7%। बाकी देखा जाए कि जो तीनों जो विकल्प देख रहे हैं ये भी आपकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जितनी भी जो एजेंसीज है उनके द्वारा इस प्रकार के आंकड़े भी जारी किए गए हैं। लेकिन बहरहाल आप देख रहे हैं कि आईएमएफ के द्वारा जिस प्रकार से चालू वित्त वर्ष का जो अनुमान लगाया गया है वो लगाया गया 6.7% का। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। हाल ही में किस राज्य ने एमएसपी योजना लाभ की शुरुआत करी है, आंसर इसका हो जाएगा कौन सा, उड़ीसा। लाभ योजना क्या है, ये आदिवासियों के उत्थान से जुड़ी हुई एक योजना जिनके अंदर वनोत्पाद, जो वनों से जिस प्रकार का उत्पाद उनको प्राप्त होता है और उसको मार्केट के अंदर बेचने के लिए सरकार ने इस प्रकार की शुरुआत करी है और जिसके अंदर 100 करोड़ रुपए का वो बजट लेके आई है, 100 करोड़ रुपए का बजट लेकर के आई है। और उसके बाद में जो आदिवासी 1 करोड़ लोगों को लक्षित किया गया है उसके अंदर, जहां पर उनको छोटी वनों से होने वाली सामग्री को एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से बेचा जाए, उनका जो एक न्यूनतम जो मूल्य है वो उनको प्राप्त हो सके, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस उनको मिल सके। और उसी के उद्देश्य से उड़ीसा सरकार इस प्रकार की एमएसपी योजना लाभ की शुरुआत करे जा रही है अभी। अब बात कर लेते हैं उड़ीसा के बारे में, अन्य चीजों के बारे में। हाल ही में रायगढ़ सोल को वर्तमान में जीआई टैग मिला है, जो किसका उत्पाद है, ये उड़ीसा का उत्पाद है। वैसे देखा जाए हाल ही के अंदर उड़ीसा इसलिए भी चर्चाओं में बना हुआ था कि अभी वर्तमान में अल्टीमेट कोका का दूसरा संस्करण का आयोजन कहां पे किया गया था, वो भी उड़ीसा में किया गया। स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया किसको कहा जा रहा है, भुवनेश्वर को, जहां पर 100 बड़े मल्टीप्लेक्स कॉम्प्लेक्स बनाए गए हैं जहां पे खिलाड़ियों को इंडोर और आउटडोर की सुविधा दी जा रही है। इसके अलावा भुवनेश्वर इसलिए भी कैपिटल बना हुआ है क्योंकि उसने विश्व के बड़े जो खेल से स्पर्धाओं से जो आयोजन है उसका भी वो साक्षी बना है, जिसके अंदर 2023 का हॉकी विश्व कप यहां पर खेला गया। फुटबॉल की स्पर्धाएं भी बहुत होती हैं। और हाल ही के अंदर उड़ीसा इसलिए भी चर्चाओं में बना रहा कि कलिंग साहित्य महोत्सव उसका आयोजन भी कहां पे किया गया, ये भी उड़ीसा के अंदर ही किया गया। तो आप देख रहे हैं कि एमएसपी योजना लाभ की शुरुआत करने वाला जो राज्य बना है वो कौन सा बना है, उड़ीसा। उड़ीसा के वर्तमान में मुख्यमंत्री जिनका नाम नवीन पटनायक। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। स्नो लेपर्ड पॉपुलेशंस असेसमेंट इन इंडिया एसपीएआई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश में स्नो लेपर्ड की संख्या सबसे अधिक है, आंसर इसका हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। वैसे देखा जाए तो केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा एक अनुमानित आंकड़ा हम सब लोगों के सामने रखा गया। हालांकि 4 साल से इस पे काम चल रहा था और उसके बाद में स्नो लेपर्ड के जो आंकड़े हैं वो भारत ने जारी करे। अब बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे आंकड़े थे। सबसे ज्यादा वैसे देखा जाए तो अनुमानित है भारत के अंदर स्नो लेपर्ड की संख्या कितनी है, 718 के आसपास स्नो लेपर्ड भारत के अंदर निवास करते हैं। सबसे ज्यादा कहां पे करते हैं, 477 ये करते हैं लद्दाख में।
इसके अलावा 124 ये करते हैं कहां पर, उत्तराखंड में, और 51 करते हैं कहां पे, हिमाचल प्रदेश में। सारे के सारे पहाड़ी एरिया वाले ये राज्य जहां पे स्नो लेपर्ड निवास करते हैं, बिकॉज क्योंकि पहाड़ी एरिया के अंदर होते हैं, सबसे ज्यादा जहां पे बर्फ गिरती है वहीं पे इनको आश्रय स्थल प्रदान होता है। वैसे देखा जाए कि भारत के अंदर स्नो लेपर्ड है वो विश्व की कितनी जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है, आंसर हो जाएगा 10 से 15%। 10 से 15% के आसपास स्नो लेपर्ड कहां पे निवास करते हैं, वो करते हैं भारत के अंदर। तो वन एवं पर्यावरण एवं जलवायु मंत्री जिनके अनुसार स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट ईयर की शुरुआत अभी करी गई, जो 4 साल से इस पे कार्य चल रहा था, और अनुमानित जो कह सकते हैं कि जो संख्या का जो अनुमान लगाया गया उसके अनुसार लद्दाख के अंदर जहां पे 477 स्नो लेपर्ड निवास कर सकते हैं, ऐसा अनुमान लगा। भारत की अगर बात करें तो 718 के आसपास स्नो लेपर्ड निवास करते हैं। विश्व की 10 से 15% की जो आबादी है स्नो लेपर्ड की अगर बात करी जाए, वो कहां पे निवास करती है, वो भारत के अंदर ही निवास करती है। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, और उनकी सरकार ने उत्तराखंड राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में जिसे नियुक्ति दी है, उनका नाम है राधा रतूड़ी। 1988 बैच की वो आईएएस अधिकारी है, और उनके जीवन परिचय के बारे में कुछ अन्य चीजें जान लेते हैं। उन्होंने मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की उन्होंने स्टडी करी है, और उसके बाद में किसी समाचार पत्र के अंदर उन्होंने काम भी किया, और यूपीएससी का तीसरा अटेम्प्ट दिया। उसके बाद वो क्या बनती है, आईएएस अधिकारी बनती है। इससे पहले अविभाजित यूपी सरकार के अंदर भी वो थी, क्योंकि पहले यूपी और उत्तराखंड दोनों एक ही थे, और उसके बाद में उनका जो कैडर, जब कह सकते हैं कि जब यूपी से टूट करके जब उत्तराखंड बनता है, तो वहां कहां चली जाती है, ये यूपी चली जाती है, यूपी का मतलब उत्तराखंड चली जाती है। और उसके बाद में उन्होंने लगातार काम किया, और उत्तराखंड की सरकार ने अभी पहली बार मुख्य सचिव के तौर पे उनको नियुक्त किया गया है। तो आप आंसर देख रहे हैं, राधा रतूड़ी 1988 बैच की आईएएस अधिकारी है, और ये पहली बार उत्तराखंड सरकार की मुख्य सचिव के पद की ये कमाल संभालेंगे। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। हाल ही में किस मंत्रालय ने द इंडियन इकोनॉमी ए रिव्यू शीर्षक की रिपोर्ट जारी करी है? आंसर आप जिस प्रकार देख रहे हैं कि द इंडियन इकोनॉमी, अब जब इकोनॉमी की अगर बात हो रही, रिव्यू की बात हो रही, तो आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय के द्वारा इस प्रकार की रिपोर्ट जारी की गई है। आप हमने सब लोगों ने देखा कि कल 2024 के अंदर अंतरिम बजट की पेशकश हुई, और माननीय वित्त मंत्री महोदया के द्वारा वित्त बजट पेश किया गया, अंतरिम वाला। अब बात करते हैं जिस प्रश्न से जुड़ा हुआ सवाल है, या उसके कुछ अन्य तथ्य जान लेते हैं। द इंडियन इकोनॉमी ए रिव्यू शीर्षक की रिपोर्ट जो जारी करी है, वो करने वाला जो विभाग है, मंत्रालय है, उस विभाग का नाम कौन सा है? वित्त मंत्रालय है। अब इसके अंदर तकते हैं कि वित्त मंत्रालय के अंदर 5 ऐसे एस्पेक्ट हैं जिसके अंदर इसको शामिल किया गया है। तो सबसे पहले आर्थिक मामले, इसके अलावा राजस्व, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, व्यय, निवेश, ऑब्लिक वित्तीय सेवाएं, और एक सार्वजनिक वित्त प्रबंधन। ये ऐसे 5 फैक्ट है जिनको इसके अंदर किया है शामिल, और इसी एक्सपेक्टों के बीच में इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। और आप देख रहे हैं जो शीर्षक है द इंडियन इकोनॉमी ए रिव्यू शीर्षक रिपोर्ट से इसको जारी किया गया है। किस मंत्रालय से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है वित्त मंत्रालय से, और वित्त मंत्री वर्तमान में हमारी निर्मला सीतारमण। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। किस राज्य सरकार ने फाइलेरिया को खत्म करने के लिए एक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान की शुरुआत करी है? इसका फैसला करा है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश आबादी के हिसाब से देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा राज्य, और वहां पे जिलों की संख्या 85 जिले हैं, जिसके अंदर 50 से अधिक ऐसे जिले हैं जहां पे फाइलेरिया के सबसे ज्यादा रोगी अपने को देखने को मिलते हैं। बात करते हैं कि फाइलेरिया क्या है। फाइलेरिया एक मच्छर और मक्खियों से
फैलने वाला इस प्रकार का एक रोग जनित है, जो इसके जो लक्षण है वो 10 से 15 साल के बाद में आपको देखने को मिलते हैं। इसमें क्या होती है, इसके अंदर पूरे शरीर में आ जाती है सूजन, पूरे शरीर में आ जाती है सूजन। और इसी को ध्यान में रखते हुए एक संवेदनशील निर्णय लिया है राज्य सरकार के द्वारा फाइलेरिया को खत्म करने के लिए इस प्रकार का एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान की शुरुआत कब होगी, 5 से लेकर के 5 फरवरी से 15 फरवरी के मध्य ये चलाया जाएगा। और इसके अंदर देखा जाए तो 17 जिले इसमें शामिल किए गए हैं एज ए प्रोजेक्ट के तौर पे, 17 जिलों को किया है इसके अंदर शामिल। और उसके बाद में अगर ये इफेक्टिव तरीके से काम करना शुरू कर देगा तो इसके अंदर पूरी यूपी के जितने भी जो जिले हैं उनके अंदर उसको क्या कर दिया जाएगा, इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। तो बहरहाल आप देख रहे हैं कि फाइलेरिया को खत्म करने के लिए एक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेटिव अभियान की शुरुआत करने का जो फैसला लिया है वो कौन सा लिया है, ये लिया है उत्तर प्रदेश में। अभी देखा जाए EICT आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी का तमगा ये कह सकते हैं किसको दर्जा दिया गया है, लखनऊ को EICT के रूप में दर्जा दिया गया है। तो आपने देखा इस प्रश्न के माध्यम से कि फाइलेरिया को खत्म करने के लिए यूपी के द्वारा एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जा रहा है जो 5 से लेकर के 15 फरवरी के मध्य चलेगा, जिसके अंदर 17 जिले शामिल किए जाएंगे। और उसके उपरांत इस प्रकार का एक बड़ा प्रोग्राम लेकर के आया जा रहा है जिसके अंदर मलेरिया और मच्छरों से संबंधित या जो जितनी जो बड़ी मक्खियां होती हैं उनके द्वारा जिस प्रकार का एक रोग चलाया जा रहा है जिसके अंदर सबसे ज्यादा सूजन आती है और इसके जो लक्षण है वो 10 से 15 साल बाद में देखने को मिलते हैं। और उसी को रोकथाम करने के लिए इस प्रकार का अभियान चलाया जा रहा है। आंसर इसका हो जाएगा कौन सा, उत्तर प्रदेश। चलिए प्रश्न संख्या 8, अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है, आंसर ही जाएगा कौन सा इसका, रक्षा मंत्रालय। 6.1 लाख करोड़ का बजट सबसे ज्यादा इसको मिला है। इसके अलावा 2.78 लाख करोड़ का जो बजट है वो मिलता है राष्ट्रीय राजमार्ग एवं परिवहन विभाग को दिया गया है। कल हमने अंतरिम बजट को देखा और उसके माननीय वित्त मंत्री महोदया के द्वारा पहली बार अंतरिम बजट को पेश किया गया। वैसे देखा जाए तो वित्त मंत्री महोदया का यह 6वां बजट था जिसको उन्होंने अभी वर्तमान में लोकसभा के पटल पे पेश किया। वैसे देखा जाए कि ये अंतरिम बजट होता क्या है, अंतरिम बजट वो होता है जिस समय चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं। और अभी हम सब लोगों को पहले से विदित कि ये अप्रैल और मई के अंदर अभी चुनाव लोकसभा के प्रस्तावित है। उससे पहले सरकार के खर्चों को चलाने के लिए इस प्रकार का एक छोटा बजट पेश किया जाता है वित्त मंत्री के द्वारा, जिसके अंदर पूरे साल भर का बजट तो नहीं होता, पूर्ण बजट तो नहीं होता, लेकिन एक आंशिक बजट होता है जिसके अंदर वेतन, पेंशन और सामाजिक कल्याण से जुड़ी हुई जो सेवाएं हैं निर्बाध रूप से चल सके, वो लगातार चल सके। और इसी के उद्देश्य के लिए इस प्रकार का बजट जो है वो लोकसभा में पेश किया जाता है वित्त मंत्री महोदया के द्वारा। और इसी के क्रम के अंदर देख रहे हैं अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक फंड मिला है, आंसर इसका हो जाएगा कौन सा, रक्षा मंत्रालय। जिस प्रकार भारत रक्षा चुनौतियों का सामना लगातार कर रहा है, हमारे पड़ोसी देशों की बात करें, चाहे हिंद महासागर की बात करें, चाहे अरब सागर की बात करें, जहां पे लगातार भारत को इस फंड में इजाफा करना ही होगा, तभी हम अपनी सीमाओं को सुरक्षित रख पाएंगे। और बहरहाल आप देख रहे हैं अंतरिम बजट 2024 के अंदर इसी मंत्रालय को सबसे ज्यादा बजट मिला है 6.1 लाख करोड़ का, क्योंकि सेनाओं का आधुनिकीकरण करना बहुत जरूरी होगा और साथ में स्वदेशी निर्मित जो उत्पाद है, जो रक्षा उत्पाद है, उनके अंदर भी काफी धन जो है उसका खर्च किया जाता है। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, आरबीआई ने हाल ही में किस पेमेंट बैंक पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा करी है, आंसर इसका हो जाएगा कौन सा, पेटीएम पेमेंट बैंक। ये एक लघु बैंक है और 2022 में वैसे देखा जाए 2022 के अंदर जो पेमेंट बैंक के जो खाते थे उनको आरबीआई ने नए खोलने के लिए मना कर दिया था, किसको, पेटीएम को। और अभी जो है उन्होंने ये कहा है कि नए प्रतिबंध और लगाने की घोषणा भी किसने कर दी, आरबीआई के द्वारा इस प्रकार के प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। 29 फरवरी 2024 तक तो जितने भी जो ट्रांजैक्शंस हम कर रहे हैं, हमारे जीवन से जुड़ा हुआ भी ये प्रश्न है, क्योंकि पेमेंट बैंक के माध्यम से, पेटीएम के माध्यम से हम बहुत सारे ट्रांजैक्शंस अपनी आम कह सकते हैं जिंदगी के अंदर करते हैं।
और इसी को देखते हुए ये इसके अंदर जितनी प्रकार की जो गाइडलाइंस जो आरबीआई के द्वारा जो लागू करी गई थी उनको शायद जो है पेटीएम बैंक्स ने क्या नहीं किया, फॉलो नहीं किया। और इसी की वजह से इस प्रकार का कड़ा प्रतिबंध आरबीआई के द्वारा पेटीएम पे लगाया गया, पेमेंट बैंक्स पे लगाया गया। 2024 मंथ होगा मार्च, उसके बाद में पेमेंट बैंक से जुड़ी हुई जितने भी प्रकार की जो सेवाएं हैं उनको कर दिया जाएगा बंद। और हाल ही के अंदर ये बहुत बड़ा कड़ा प्रतिबंध किस पे लगाया है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर लगाया है। जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। हाल ही में किसी एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। आंसर इसका हो जाएगा बीसीसीआई के सचिव जय शाह। इनको लगातार तीसरी बार इनको अध्यक्ष के रूप में एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष इनको बनाया गया है। अब बात करते हैं कि बीसीसीआई के जो वर्तमान में जो अध्यक्ष है जिनका नाम है क्या, रोजर बिन्नी वर्तमान में अध्यक्ष है और सचिव के तौर पे जो कार्य कर रहे हैं उनका नाम है जय शाह। अब अंडर 19 महिला एशिया कप तथा इमर्जिंग एशिया टूर्नामेंट इनका सफल आयोजन करवाने की वजह से इनको तोहफे के तौर पे हाल ही के अंदर एशियाई क्रिकेट परिषद ने अध्यक्ष के रूप में लगातार तीसरी बार इनको वापस नियुक्त किया है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, जैसा। वैसे देखा जाए तो एशियाई क्रिकेट परिषद की स्थापना होती है 1983 में और उसके बाद में हम देख रहे हैं कि एशिया कप या कॉन्टिनेंट के अंदर जो एशिया के अंदर जितने भी प्रकार के जो क्रिकेट से संबंधित जितने भी जो स्पर्धाएं जो टूर्नामेंट्स आयोजित कराए जाते हैं उनको कराने का जिम्मा किसके पास में, एशियाई क्रिकेट परिषद के पास में ही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, जैसा ऑलरेडी पहले से बीसीसीआई के सचिव है और रोजर बिन्नी वहां के अध्यक्ष बीसीसीआई के, और ये इसका आंसर है। अब जानते हैं आज के सेशन का अंतिम प्रश्न क्या है। हाल ही में कौन सी कंपनी ने पहली बार इंसानी दिमाग में चिप लगाई है। ऐसा कारनामा करने वाली अगर कोई कंपनी हो सकती है वो कोई विदेशी हो सकती है और आंसर इसका हो जाएगा एलन मस्क, बड़े एक अरबपति, और टेस्ला ईवी व्हीकल है उसके ये मालिक, और स्पेसएक्स अंतरिक्ष के अंदर निजी इनकी क्या अपनी एक एजेंसी है, या कह सकते हैं ये अंतरिक्ष के अंदर जितने भी जो प्रक्षेपित कह सकते हैं कि बहुत बड़े जो इस प्रकार के जो अभियान चलाए जाते हैं जिसके अंदर चंद्रमा पे जाना हो, मंगल पे जाना हो, बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट लेकर के आते हैं। तो उनकी जो कंपनी है स्पेसएक्स वो इनके द्वारा ही बनाई गई है और उन्हीं की जो कंपनी है जिसका नाम है कौन सा, न्यूरोलिंक। स्थापना होती है इसकी 2016 में। 2016 के अंदर इसकी स्थापना होती है। उसके बाद में पहली बार इंसान के दिमाग में चिप लगाया गया। उद्देश्य क्या है इसका, जितने भी प्रकार के जो मनोरोगी होते हैं, मनोरोगी या जो डिसेबल्ड लोग होते हैं वो अपने दिमाग का यूज नहीं कर पाते हैं, उनकी दिमाग की जो हालत होती है ये कहते हैं दिमाग शिथिलन अवस्था में पहुंच जाता है जिसमें किसी प्रकार का उसका जो प्रत्युत्तर या जो कार्य है वो दिमाग कर नहीं पाता है। और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए उनकी सहायता प्रदान करने के लिए इस प्रकार का पहली बार कंपनी कौन सी है, न्यूरोलिंक, एलन मस्क द्वारा इसको स्थापित किया गया 2016 में और उसी ने ही पहली बार इंसानी दिमाग के अंदर क्या लगाई है, चिप लगाई है। तो आज आपने 11 प्रश्नों के माध्यम से देखा और अनेक रोचक फैक्ट भी आपने इस क्लास के माध्यम से जाने। तो बने रहिए प्रकाश एजुकेशन के हब के साथ में, जिसमें लगातार हम जो सुबह की जो क्लास होती है उसके अंदर भी इस प्रकार के करंट अफेयर्स की क्लास लेकर के आते हैं। तो बहरहाल जय हिंद जय भारत।